अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं अपना पार्टिकल टेक्नोलॉजी का क्रैश कोर्स, जिसमें हम लोग अपने डिफरेंट चीज़ों के बारे में देखेंगे कि पार्टिकल्स को कैसे हम लोग प्ले कर सकते हैं, पार्टिकल्स कैसे मैटर करता है। ओके, ये जो आपके पास हम कोर्स कर रहे हैं पार्टिकल टेक्नोलॉजी का, ये लाजमी नहीं है कि केमिकल इंजीनियर स्टूडेंट्स के लिए हो, बट मैकेनिकल, सिविल, पॉलीमर, माइनिंग, एनवायरमेंटल, इवन फार्मास्यूटिकल इंजीनियर्स के लिए भी ये जो सब्जेक्ट है, ये टॉपिक जो है वो इतने ही पूरी इंपॉर्टेंट है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि हम जो टॉपिक स्टार्ट करने लगे इस वक्त आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपने पास कॉपी पेंसिल ज़रूर रखें, ताकि जो वीडियो के दौरान हमारे इंटरेक्टिव सेशन के दौरान कुछ क्वेश्चन आंसर आएंगे आप उनको रिप्लाई कर सकें। और फिर फर्स्ट टॉपिक हमारे पास जो बनता है वो भी इस तरह का बनता है कि हमारे पास इस सब्जेक्ट की ज़रूरत क्या है, पार्टिकल्स इतने पावरफुल क्यों है कि हम पूरी एक सब्जेक्ट के तौर पर हमारे कोर्स करिकुलम में इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि आजकल जस्ट हम पार्टिकल से प्ले नहीं कर रहे, क्योंकि पार्टिकल आपके पास मैटर का पार्ट नहीं रह गया, बल्कि उसकी शेप, स्ट्रक्चर, उसका फ्लो, बिहेवियर, मिक्सिंग फिनोमेना और बिलियन डॉलर इंडस्ट्री के ऊपर डिसीजन पे इफेक्ट डालता है। तो अब आप देखें मिसाल के तौर पर आपके पास के 4 फिगर्स इंडिकेट किए हुए हैं। फर्स्ट फिगर शोज वन ऑफ द लाइक स्फेरिकल फिगर। यहाँ पर पार्टिकल की जब हम बात करेंगे तो वो 3D पार्टिकल्स हैं, मतलब हम लोग सर्कल 2D में आता है बट स्फीयर 3D में आता है, ठीक है। इसी तरीके से आपके पास स्क्वायर 2D में आता है बट क्यूब आपके पास 3D में आता है। तो हम 3D पार्टिकल्स की बात करेंगे जिनकी आपके पास विड्थ होगा, डायमीटर होगा और कुछ सरफेस एरिया भी आ रहा होगा। अच्छा, अब इस तरह से आप देखते हैं स्फेयर्स की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, स्फेरॉइड की डिफरेंट टाइप्स हो सकती हैं, ज्योमेट्रिकल शेप जिसमें ट्रायंगुलर, कोनिकल, आपके पास सिलेंड्रिकल, ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल शेप्स आ सकती हैं। देन सम इरेगुलर शेप्स जिनकी कोई पर्टिकुलर साइज या डायमेंशन नहीं बनती, बल्कि हम कह सकते हैं कि वो मिक्सचर है या कॉम्बिनेशन है टू और मोर शेप्स का। तो अब जब हम पार्टिकल को स्टडी करते हैं तो पहली बात हमारे पास ये पता होना चाहिए कि पार्टिकल की शेप्स या एप्लीकेशन क्या क्या चीज आती है। अच्छा, एप्लीकेशन किसके इम्पोर्टेंस टॉपिक की बात करें तो हम देखते हैं कि पार्टिकल्स जो हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो हम लोग इंडस्ट्री में स्टडी करते हैं, वो आपके पास फूड इंडस्ट्री में काम आता है, प्लास्टिक इंडस्ट्री में इसकी एप्लीकेशन है, पेंट पिगमेंट्स अगर बनाने हैं तो वो आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है, ग्लास मैन्युफैक्चरिंग में आपके पास क्वार्ट्ज आ जाता है, फिलर्स अगर आपने इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कुछ पॉलीमर बनाने के लिए, कॉम्पोजिट बनाने के लिए, वो आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है। और अगर कंस्ट्रक्शन मटेरियल आप लोग कर रहे हैं तो वहाँ हमारे पास मटेरियल आ जाता है कि किस किस तरीके से हम लोग मिक्सिंग कर सकते हैं, आपका सैंड का साइज, सीमेंट साइज, सब चीज़ आ जाती है। तो ये आपके पास डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जो कि रियल वर्ल्ड में है। तो आप कुछ भी मेजर में का इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो वहाँ पर पार्टिकल्स इन द स्टार्टअप ऑफ द प्रोसेस या इन द फाइनल फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल फर्टिलाइजर इंडस्ट्री में फर्टिलाइजेशन प्रोसेस के बाद हम लोग जो ग्रैन्युलर साइज ऑफ फर्टिलाइजर को कंट्रोल करते हैं तो वहाँ पर आपके पास एप्लीकेशन आ जाती है। ओके, अब आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है कि आपके पास कुछ एप्लीकेशन दिखाई हुई है, मिसाल के पिगमेंट शो किए हुए हैं, कॉफी बीन्स हैं, फर्स्ट इज ग्रैनुलर देन पाउडर फॉर्म में आ गए, आपके पास कंस्ट्रक्शन मटेरियल आ गया, फार्मास्यूटिकल में पिल्स आ गई हैं, तीन डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं। तो आपने एक वन करके पहले क्वेश्चन का आंसर देना है कि आपको कैन यू नेम अ प्रोसेस वेयर यू हैव सीन अ पाउडर बिहेवियर कॉज प्रॉब्लम। कुछ ऐसा फिनोमेना आपने अपने रियल लाइफ में ऑब्जर्व किया हो, आपके लैब में हो सकता है, इंडस्ट्री में आपने ऑब्जर्व किया हो, मतलब जस्ट आपने थ्योरेटिकल बात नहीं करनी कि गूगल पे देखा है या आप ऐसे अपने अपने ऑब्जर्वेशन को इंडिकेट करना है कि कोई चीज आपने ऑब्जर्व की हो जहाँ पर पाउडर बिहेवियर की प्रॉब्लम इंडिकेट की हो, तो प्लीज वो जरूर मेंशन कीजिए। अगर ओके, फॉर्म्स ऑफ सॉलिड मटेरियल्स की बात करें जो हम लोग बेसिक अभी रियल पार्टिकल्स की बात हो रही है, थ्योरेटिकल में हमारे पास स्फेरिकल आते हैं बट मोस्टली स्फेरिकल नहीं होते हैं। क्यूबिकल बात करें तो वो क्रिस्टलाइन साइज तक तो होता है, लेकिन जब हम बिगर पार्टिकल्स की बात करते हैं जिनका साइज माइक्रोमीटर में या मिलीमीटर में हो, वहां पर आपके पास साइज जो है वो मिक्स शेप में आते हैं, इरेगुलर शेप में आते हैं, बट स्टिल वी कैन categorize them into different particles. For example, mineral like particles हो सकते हैं, जिसके फाइबर हम कह सकते हैं, रॉड लाइक पार्टिकल्स आ सकते हैं, फ्लेकी पार्टिकल्स फॉर एग्जांपल आपके पास फॉर एग्जांपल आपके पास एस्बेस्टॉस के पार्टिकल्स होते हैं जो फ्लेक्स की तरह बिहेव करते हैं, एंगुलर पार्टिकल्स, इक्विवेलेंट पार्टिकल्स, क्यूबिक पार्टिकल्स, सिलेंड्रिकल। तो ये आपके पास
माइक्रोमीटर में जाकर स्केलिंग की साइजिंग के बारे में शेप बताया गया है कि वो आपके पास डिफरेंट शेप के हो सकते हैं। ओके, अगर हम बिगर इमेज को देखें पार्टिकल्स के, मतलब मॉलिक्यूलर या कह लें कि माइक्रो साइज से अबव होकर हम लोग जो फिजिकल शेप है हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं उसकी बात करें तो आपस डिफरेंट टाइप्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनुल्स हो सकते हैं, पाउडर हो सकते हैं, अल्ट्राफाइन पाउडर्स, फ्लेक्स, फाइबर्स। आपके पास डिफरेंट टाइप्स आ जाएंगे पार्टिकल्स के, और इनकी जो साइज रेंज है 1000 टू 2000 माइक्रोमीटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मिलीमीटर में कुछ विजिबल साइज बन जाता है, शेप राउंडेड में आ जाती है ग्रेनुल्स की। फॉर एग्जाम्पल देखें तो शुगर पार्टिकल्स या आपके पास यूरिया इंडस्ट्री में आपके पास आ जाता है। इनकी प्रॉपर्टीज क्या है कि ये फ्लोबिलिटी एक्सेलेंट शो करते हैं। डिफरेंट प्रॉपर्टीज के अंदर फ्लोएबिलिटी को क्यों ही डिस्कस किया गया, बिकॉज पार्टिकल जो आपके पास प्रोड्यूस हो जाते हैं तो हमें अपने सेग्रीगेशन के बाद उनको वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन मूव करना पड़ता है। तो उनको जितना इजीली हम लोग ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं थ्रू सम मीडिया, तो हम लोग उतना ही उसकी प्रॉपर्टी को कहते हैं कि वो बेहतर है। पाउडर फॉर्म में बात करें तो आपके पास रेगुलर शेप में आते हैं, एक कंसिडर किए जाते हैं। जैसे आपको बताया कि एस्बेस्टॉस पार्टिकल्स हो गए या आपके पास एल्यूमिनियम पार्टिकल्स हो गए, आपके पास रेगुलर शेप में आ जाएंगे। इसकी एग्जांपल फ्लोर है, सीमेंट है। अच्छा, ये पार्टिकल्स डस्ट की तरह बिहेव करते हैं, फ्लोएबिलिटी गुड है, लेकिन जब हम उनके ऊपर फ्लोइंग प्रॉपर्टी को इंडिकेट करते हैं या अप्लाई करते हैं, फ्लो करने की कोशिश करते हैं, तो पार्टिकल्स डस्ट की तरह बिहेव करते हैं। अल्ट्राफाइन पार्टिकल्स की बात करें तो इनका पार्टिकल साइज 0.1 टू 10 माइक्रोमीटर रहना शुरू होता है। ये फ्लेकी स्फेरिकल पार्टिकल्स की बात करते हैं, रॉक सिलिका इसके एग्जांपल आ गए हैं। इसके अलावा फ्लेक्स आ जाते हैं जिनका साइज 50 टू 1000 माइक्रोमीटर तक है। फ्लैट पार्टिकल्स होते हैं या प्लेट लाइक पार्टिकल्स होते हैं। माइका या मेटल के पार्टिकल्स आपके पास इनकी फिंगर आ जाते हैं और इनकी फ्लोबिलिटी वेरी लो होती है। ये कह रहे हैं कि डेंसिटी होने की वजह से इनको फ्लो करना डिफिकल्ट होता है। तो हम जो फ्लो बिहेवियर यूज फ्लोबिलिटी मटेरियल यूज मेथड यूज करेंगे वो डिफरेंट होगा एज कम्पेयर टू द प्रीवियस वन। फाइबर्स की बात करें तो उनका जो आपके पास लेंथ वाइज फाइबर्स बिल्कुल वन डायमेंशन में काम कर रहे होते हैं। जैसे आपने न्यूक्लियर स्ट्रक्चर देखा तो वो लेंथ वाइज स्ट्रक्चर था। फाइबर का स्ट्रक्चर आपके पास 1 टू 5000 माइक्रोमीटर तक साइज हो सकता है। शेप एलोंगेटेड होती है। कॉटन या वूल के आपके पास जो फाइबर्स हैं, ये एग्जांपल आपने ऑब्जर्व की हुई है। एंगल इजीली आपको मूव करने की कोशिश करें तो वो आपस में स्टिक हो जाते हैं, या फिर आपके पास एक दूसरे के साथ मिक्स होकर वो एक बिगर पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। Now, second question is, which of these types you have worked with directly, lab or home? इनमें से किस तरह के पार्टिकल से आपने डायरेक्टली घर में या अपने लैब में आपका एक्सपीरियंस रहा हुआ है? ओके, इसी कंपैरिजन को हम थोड़ा एक्सटेंड करें तो हम लोग स्मॉलर साइज पर क्रिस्टल के साइज के बाद मूव कर सकते हैं। स्फीयर्स जो आइडियल मैंने आपको बताया था कि स्फीयर आपके पास आइडियल हो सकते हैं मटेरियल, एक्चुअल स्फीयरिकल मटेरियल हमारे पास आमतौर पर मौजूद नहीं होता। बट हम कंपैरिजन करने के लिए किसी शेप का कि कितना स्फीयर है, बिकॉज स्फीयर के आपके पास जो फ्लोबिलिटी वो सबसे ज्यादा होती है। तो हम क्रिस्टल्स की बात करें तो 100 टू 3000 आपके पास माइक्रोमीटर्स का साइज आ जाता है। टिपिकल एग्जांपल के भी क्या प्रिज्मेटिक मटेरियल आ जाते हैं। साल्ट, शुगर, यूरिया, आपके पास ये डिफरेंट टाइप की एक और कंपैरिजन है। अच्छा, हाई स्पेसिफिसिटी हो सकती है, प्रेडिक्टेबल बिहेवियर, बिकॉज उनका पार्टिकल साइज यूनिफॉर्म होता है तो हम उनको कह सकते हैं कि हम उनके बिहेवियर को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। स्पेस आपके पास आपको बताया कि ये आइडियल मटेरियल में तौर पर कंसीडर होते हैं, जो परफेक्टली राउंडेड के तौर पर कंसीडर होते हैं। ग्लास बीड्स या फिर माइक्रो कैप्स इसके एग्जांपल आते हैं। इनका फ्लो बिहेवियर भी प्रेडिक्टेबल होता है, जो ड्रग्स प्रेडिक्टेबल ड्रग बिहेवियर होता है, और हम उनके फ्लो प्रॉपर्टी को भी कंट्रोल कर सकते हैं। रेगुलर वर्सेस इरेगुलर पार्टिकल्स को हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं। 2D में हम बात करें तो वो सर्कल होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल होगी, स्क्वायर होगा, पेंटागन होगा, हेक्सागन, हेप्टागन, ऑक्टागन। आपके पास रेगुलर शेप इंडिकेट की गई है और ये 2D शेप्स आपके पास इंडिकेट की गई है। तो सरफेस एरिया में हम लोग आमतौर पे 2D पे बात करते हैं। जहां हमें सरफेस एरिया से प्ले करना होगा तो हम इनमें से किसी एक पार्टिकल को अपना बेंचमार्क कंसीडर करेंगे एंड देन विद कंपैरिजन ऑफ दैट पार्टिकल हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा पार्टिकल कितना आइडियल के करीब है। ओके, जो पार्टिकल्स आपके पास आइडियल होंगे उनकी आपके पास प्रॉपर्टीज इंडिकेट कर दी गई है। सर्कल आपके पास है तो आपके पास रेगुलर शेप बट नॉट अ पॉलीगॉन, बिकॉज इट डज नॉट हैव एनी स्ट्रेट साइड्स। कोई साइड नहीं है तो आपके पास सर्कल कंसीडर होगा।
इक्विलेटरल ट्रायंगल इसके आपके पास 3 साइड्स होती हैं और एंगल आपके पास 60 डिग्री का कंसीडर होता है। स्क्वायर है तो 4 साइड्स हैं और एंगल ऑफ लाइंस इज 90 डिग्री। पेंटागन है तो 5 साइड्स 108 डिग्री। सो ऑन आपके पास ये प्रॉपर्टीज इंडिकेट किए हैं आइडियल या रेगुलर मटेरियल बिहेवियर के। नेक्स्ट आपके पास असाइनमेंट है कि आपके पास ये डिफरेंट शेप शो किए गए हैं 1 2 3 4 टू लेके 20 तक पार्टिकल्स आपके पास इंडिकेट किए हैं। अच्छा, मैं पिछली स्लाइड में वापस आता हूँ। जो आपके पास रेगुलर पार्टिकल्स हैं उनकी जो लेंथ ऑफ साइज है वो कांस्टेंट होता है। ठीक है, मतलब आपके पास पेंटागन है तो पेंटागन के 5 साइड्स का जो आपस में लेंथ होगी वो कांस्टेंट होगी और जो एंगल होगा वो 108 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। 5 इक्वल लेंथ मेंशन किया। अगर हेक्सागोन होगा तो आपके पास 6 लेंथ्स होंगी, 6 साइड्स होंगी और उन साइड्स की जो लेंथ है वो आपके पास कांस्टेंट होगी। जब ये कांस्टेंट होगी तो हम उसको आइडियल कंसीडर करेंगे। अगर वो कांस्टेंट नहीं होगी तो हम उसको इरेगुलर पार्टिकल कंसीडर करेंगे। ओके, इस स्लाइड के ऊपर आपके पास डिफरेंट शेप्स इंडिकेट की गई हैं 1 टू 20। आप इनमें से बताएंगे कि रेगुलर शेप कौन कौन सी है। ठीक है, तो जो शेप्स आपको रेगुलर लगती हैं वो आपको वहाँ पे मेंशन करें और बाकी जो होंगे वो रिमेनिंग इरेगुलर होंगे। तो रेगुलर और इरेगुलर आप लोग कमेंट करके बताएं कि आपके अकॉर्डिंगली कौन सी शेप्स रेगुलर है और कौन सी शेप आपके पास इरेगुलर है। एक एग्जांपल दे देता हूँ आपके पास। ये 13 एक शेप आपके पास बन रही है जो कि हमारी रेगुलर शेप में किसी के साथ बेंच मार्क नहीं करती। ठीक है, मैच नहीं करती। तो अब आप देखें इसके साइड्स भी देखें तो आपके पास ये अपर साइड बिगर है, जो राइट हैंड और लेफ्ट हैंड साइड्स है वो वर्टिकल लाइंस वो छोटी है। सिमिलरली आप इस लाइन की बात करें तो बिगर है और ये आपके पास टॉप एंड बॉटम लाइन छोटी है, तो आपके पास साइज की लेंथ सेम नहीं है। ठीक है, आल्दो जो एंगल है वो 90 का ही बन रहा है शेप की तरह, बट लेंथ का फैक्टर नहीं होता तो हम उसको इरेगुलर शेप कंसीडर करेंगे। तो सिमिलरली आपने बताना है कि वो कौन सी शेप्स हैं जो रेगुलर में लाइक करती हैं और कौन सी शेप्स हैं जो इरेगुलर में लाइक करती हैं। ओके, अब हम इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से शेप्स को, मतलब हमने विजिबली देख लिया कि पार्टिकल हमें देख के ऑब्जर्व करके बता सकेंगे वो रेगुलर है या इरेगुलर है। लेकिन हम अगर ग्रैनुलर आपके पास है या फ्लोर आपके पास है या आपके पास एक बल्क मटेरियल मौजूद है, आप एक एक पार्टिकल चेक तो नहीं करेंगे कि आपके पास वो कौन से शेप में लाइक करता है। तो हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, हमारे पास कुछ लॉज हैं जिनके थ्रू हम लोग शेप को मैथमेटिकली डिस्क्राइब करते हैं। फर्स्ट वन इज मार्टिन डायमीटर, जो कि नाम से पता चल रहा है कुछ डायमीटर की बात कर रहा है। सेकंड वन इज फेरेट डायमीटर। थर्ड वन इज इक्विवेलेंट डायमीटर। ये 3 डायमीटर्स की शेप्स हैं या वो लेंथ है जो हमें बताती हैं कि पार्टिकल्स आपके पास के आपके पास शेप को किस तरह से मेजर कर सकते हैं। अब एक पार्टिकल शो किया गया है, ए पार्टिकल है और बी भी सेम पार्टिकल है। सी भी आप समझे कंसीडरेबली कि सेम पार्टिकल है, बट आपको छोटा करके दिखाया गया। ठीक है, ए बी सी सेम पार्टिकल को इंडिकेट कर रहे हैं। फिगर ए के अंदर जो पार्टिकल है हमने उसको इस तरीके से एक लाइन लगाई है, क्रॉस सेक्शन में कन्वर्ट किया है कि A1 और A2 दोनों एरियाज एक दूसरे के इक्वल है। तो अब अगर हम पार्टिकल्स को इस तरीके से डिवाइड कर दे दो पोर्शंस के अंदर कि उनके दोनों एरियाज हाफ एंड फर्स्ट हाफ एरिया एंड सेकंड हाफ एरिया एक दूसरे के इक्वल हो, तो वो जो स्ट्रेट लाइन है आपके पास, फॉर एग्जांपल ये स्ट्रेट लाइन जो इंडिकेट की गई है वो आपके पास मार्टिन डायमीटर को इंडिकेट करेगी। ठीक है, इसको आपने एक्स यू से इंडिकेट किया हुआ, एक्स एम से इंडिकेट किया हुआ। इसने इसको एक्स एम से इंडिकेट किया हुआ। ओके, देन फेरेट डायमीटर की बात करें तो फेरेट डायमीटर आपके पास एक इरेगुलर शेप आपको नजर आ रही है कि इसका कोई भी एंगल मैच नहीं कर रहा, कोई भी साइड शार्प कॉर्नर नहीं है, स्मूथनेस कहीं पे नजर आ रही है कहीं पर नहीं है, कोई एंगल भी नहीं है, कोई लेंथ भी पेड़ नहीं हो। ओके, तो अब आपके पास ये इरेगुलर पार्टिकल आ गया। अब हमने पार्टिकल को डिस्क्राइब करना है कि इसका डायमीटर फेरेट के अकॉर्डिंग क्या है। फेरेट आपको पास साइंटिस्ट कहता है कि आप पार्टिकल को कंसीडर करें, इसको फिक्स साइज एक कंसीडर कर लें। ठीक है, कुछ भी ज्योमेट्रिकल साइज रख लें। अब आप उसको दो पैरेलल लाइंस लगाएं आउटर लेंस के ऊपर, मतलब एक पार्टिकल इरेगुलर आपके पास है तो आपने क्या किया है, दो लाइंस इंडिकेट किए। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक्स मिनिमम की एक लाइन लेफ्ट हैंड साइड पे, एक लाइन आपके पास राइट हैंड साइड पे इंडिकेट की है। तो उसके दौरान उसने इसकी लेंथ को मेजर कर लिया, तो दैट इज अ फेरेट 1 डायमीटर हो गया। अभी हम मिनिमम या मैक्सिमम की बात बाद में करते हैं, पहले हमने कहा कि जी एक डायमीटर हमारे पास आ गया। फिर हम लोगों ने मल्टीपल साइड्स के ऊपर जस्ट एज टू एज डिस्टेंस को कैलकुलेट किया। इस तरीके से कैलकुलेट किया कि एज टू एज आपके पास लाइंस के दरमियान जो पैरेलल थे वो लाइन पैरेलल लाइंस ड्रॉ की और उनके दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया।
तो मल्टीपल पॉइंट से यहाँ पर एरिया को या कह रहे हैं डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जो पैरेलल लाइंस के बिटवीन लेंथ का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास फेरेट डायमीटर करेगा। अब फेरेट डायमीटर पार्टिकल इरेगुलर है, हो सकता है कि कोई एक पर्सन कहे कि जी मैंने इसको एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पर लेके जाना है, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर तक लेके जाना है, दूसरा कहता है नीचे मैंने यहाँ से यहाँ तक लेके जाना है। तो देयर कुड बी डिफरेंट फेरेट डायमीटर। तो हम लोग इस चीज में इस केस में क्या करते हैं कि हम पार्टिकल्स के डिफरेंट एंगल्स के ऊपर लेंथ मेजर करते हैं। तो हम वहां से चेक करते हैं कि कौन सा आपके पास मैक्सिमम लेंथ है या उसको हम मैक्सिमम फेरेट डायमीटर कह देते हैं। जो आपके पास मिनिमम आएगा उसको मिनिमम कह देंगे, जो बाकी होगा उनको एवरेज के तौर पे कंसीडर कर लेंगे। सो दीज आर टू डायमीटर्स बेस्ड इंजीनियरिंग आपके पास शेप का डिस्क्राइब कर सकते हैं हम लोग। थर्ड वन इज इक्विवेलेंट डायमीटर। इक्विवेलेंट डायमीटर के लिए हम लोग चेक करते हैं कि पार्टिकल का जो शेप है, जो विजिबल शेप है, वो हमारे पास रेगुलर पार्टिकल के साथ किससे मैच कर रही है। ठीक है, अब इस केस में हम लोग देख रहे हैं कि डिफरेंट आपके पास कॉर्नर्स तो निकले हुए हैं, बट लेकिन वो आपके पास एक्चुअली स्फीयर के साथ मैच कर रही है। तो हम इसको बेंचमार्क के लिए कंसीडर करेंगे कि हम यहाँ पर स्फीयर के मेथड को स्फीयर को बेंचमार्क कंसीडर करेंगे और वहां से इसका जो डायमीटर है या फिर सरफेस एरिया वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस केस में हम लोगों ने क्या किया, तो मैग्नीफाइड। ओके, इस केस में हमने क्या किया कि हमने एक वही रेगुलर शेप पार्टिकल लिया, उसको बेंचमार्किंग किया है अपने एक सर्कल के साथ। सर्कल का आपके पास स्टोरी मटेरियल था और स्टोरी मटेरियल का जो आपके पास डायमीटर बनेगा, या समझे अगर मैं इस सर्कल को पिक करूं और इस रेगुलर शेप में इंसर्ट करूं तो वो टोटली फिक्स हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास दिस कुड बी अनदर वे कि हम अपने इक्विवेलेंट डायमीटर ऑफ सर्कल के अकॉर्डिंगली हम लोग पार्टिकल साइज का डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं, इरेगुलर शेप के डायमीटर को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वन साइड आपके पास कैलकुलेट हो सकती है तो आपको पता है कि हम लोग एरिया का फॉर्मूला भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर मैंने सर्कल किया है तो सर्कल को हम 3D में स्फीयर का फॉर्मूला स्फीयर कंसीडर करेंगे। तो स्फीयर के सरफेस एरिया में हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमीटर, एंड वॉल्यूम भी कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग डायमीटर। तो हम जस्ट डायमीटर कैलकुलेट करेंगे और इसकी वजह से हम पार्टिकल का एरिया एंड वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया कौन से कैलकुलेट कर सकते हैं। So this is the third way of measuring the engineering point of view, जहाँ से हम लोग किसी मटेरियल को स्टडी कर सकते हैं। फोर्थ वे इज जियोडेसिक लाइंस। अच्छा, जो फाइबरस मटेरियल होते हैं, जो लेंथी मटेरियल होते हैं या नीडल टाइप मटेरियल होते हैं, वहाँ हम लोग फाइबर मटेरियल को या नीडल टाइप स्ट्रक्चर को कंसीडर करते हैं। तो यहाँ हम लोग दो लेंथ मेजर करते हैं। वन इज द लॉन्गिट्यूडनल लेंथ, जो एवरेज लेंथ आ रही होती है, इसको XGL से इंडिकेट किया है। लेंथ वाइज जो डिस्क लाइंस की इंडिकेट किया है, एंड सेकंड वाले इसकी थिकनेस कितनी है या विड्थ कितनी है। तो यहाँ से हम लोग थिकनेस और विड्थ निकाल लेते हैं, फिर हम लोग इसका एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। सो दीज आर द फोर मेथड जहाँ से हम लोग मटेरियल की डिफरेंट शेप को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एरिया पे चलते हैं कि डिफरेंट टर्म्स जब हमने कंसीडर कर लिया कि हमारे पास एक मटेरियल जो कि इरेगुलर शेप का है वो मौजूद है, अब हमने इसकी प्रॉपर्टीज को स्टडी करना है। तो इन प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के लिए हमारे पास कुछ टर्म्स हैं। तो वन एग्जाम्पल आपको बताया था कि हम एक इरेगुलर शेप के अंदर एक सर्कल इंसर्ट करेंगे जो आपके मैक्सिमम कॉर्नर्स पे टच कर रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक इरेगुलर शेप के अंदर हमने एक सर्कल इंसर्ट किया, ये जो सर्कल आपको नजर आ रहा है रेड कलर में, इनर सर्कल। तो ये सर्कल आपके पास स्फेरिसिटी को इंडिकेट करेगा कि कितना ये स्फेयर के करीब है। सेकंड थिंग इज आपके पास, अच्छा, एक आपके पास इनर सर्कल पे टच कर रहा है और आपके पास आउटर सर्कल पे से टच कर रहा है, दोनों साइड पर आपके पास स्फेरिसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकंड वन इज राउंडनेस के कितने जो आपके पास कॉर्नर्स है वो राउंड है या शार्प है, ये राउंडनेस का फैक्टर आपके पास आ सकता है। रफनेस के अगर मैं किसी भी एक स्मॉलर एरिया को माइक्रोस्कोपिक स्टडी करूं, देन वी कैन सी कि ये जो पार्टिकल हमें स्मूथ नजर आ रहा है, एक्चुअली दिस इज नॉट अ स्मूथ पार्टिकल बट इट हैज सम क्रस्ट एंड ट्रफ्स और सम एजी पार्टिकल्स हैं। तो वो रफनेस या स्मूथनेस का फैक्टर भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हमने क्या ऑब्जर्व करने की कोशिश की कि इन एग्रो पार्टिकल को स्टडी करने के लिए स्फेरिसिटी इज अ बेंचमार्किंग, जहां से हम लोग पार्टिकल की प्रॉपर्टीज को स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, स्फेरिसिटी की बात करें तो हम उसको फार्मूले से इंडिकेट करते हैं। एक्चुअली इट इज अ सरफेस एरिया ऑफ वॉल्यूम इक्विवेलेंट ऑफ टू स्फीयर एंड डिवाइड बाय एक्चुअल सरफेस एरिया ऑफ द पार्टिकल। पहले हम लोग
उसके अकॉर्डिंगली जो बिगर सर्कल था उसका एरिया कैलकुलेट वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, फिर एरिया से डिवाइड करेंगे, एरिया ऑफ वॉल्यूम से ओवर एक्चुअल सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे पार्टिकल के, तो आपके पास स्फेरिसिटी पाई का फैक्टर आ जाएगा। तो स्फेरिसिटी एक्चुअली tells us how sphere like particle is। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने फ्लूइड फ्लो में या सेटलिंग में या पैकिंग मटेरियल में अपने चेक कर रहा है कि मटेरियल की स्फेरिसिटी कितनी है, तो ये हमें प्रॉपर्टी को पता होना चाहिए। एक्चुअली स्पेस की जो आपको बताया था पहले भी कि जो स्पेस की प्रॉपर्टी है वो प्रिडिक्टेबल है। हम जब स्पेस को पार्टिकल से अपने बेंचमार्क कर लेते हैं, देन वी कैन से कि हम इसकी प्रॉपर्टी को बेंचमार्क कर सकते हैं कि हम ये फ्लो किस तरह से करेगा। ये आपके पास अगर सिलोज के अंदर है तो स्टोरेज किस तरह करेगा, अगर हम इसको कोटिंग के लिए यूज करें तो कोटिंग का बिहेवियर कैसा होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट स्फेरिसिटी कि आपके पास बेंचमार्किंग होने की दिक्कत है। अच्छा, स्फेयर की स्फेरिसिटी का फैक्टर 1 है। अगर हम क्यूब को चेक करेंगे तो उसका फैक्टर 0.806 है, एंड फ्लेक्स का जो फैक्टर है वो 0.4 है। तो अगर आप देखें आपके पास ये आइडियल मटेरियल मौजूद है, स्फेरिसिटी मौजूद है, और हमें अगर पता हो कि स्पेसिफिक फैक्टर हमें मालूम है और सरफेस एरिया को हम लोग निकाल सकते हैं डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू, तो हम लोग सरफेस एरिया ऑफ एक्चुअल पार्टिकल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वन प्रॉपर्टी से अनदर प्रॉपर्टी में शिफ्ट होने के लिए हमें जस्ट कुछ मल्टीप्लिकेशन के हम लोग मूव कर सकते हैं। और स्पेसिफिक इम्पोर्टेंट क्यों है? बिकॉज अगर हम लोग ना साइक्लोन सेपरेशन के थ्रू डिजाइन करने हैं या डिजाइन तो ड्रैग फोर्स आपके पास प्रिडिक्ट की जा सकती है। ऊपर से सिलोज के अंदर आपके पास पार्टिकल्स में ब्रीचिंग करनी है, तो ब्रीचिंग हो सकती है, जमिंग हो सकती है, आपके पास फेस से कनेक्ट होता है क्या। अगर फिल्ट्रेशन आप लोग कर रहे हैं तो उसमें आपके पास एक कंप्रेसिबिलिटी कितनी है ये वो कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर टैबलेट बना रहे हैं या कोई फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो आपके पास टैबलेट फॉर्मेशन के प्रॉपर कॉम्पोजिशन निकल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ रहा है कि आप कमेंट करके बताएं कि which process do you think benefits most from high sphericity particle। आपके ख्याल से स्पेरिसिटी अगर ज्यादा हो तो कौन सा इनमें से जो प्रोसेस है वो सबसे ज्यादा बेनिफिट हो सकता है। आज की इस वीडियो को मैं कंक्लूड करूं तो आप क्या देख सकते हैं कि हमने क्या देखा कि सॉलिड पार्टिकल्स के फॉर्म कौन कौन से हैं, साइज रेंजेस के बारे में देखा है, शेप्स क्लासिफिकेशन, स्पेरिसिटी एंड इट्स कैलकुलेशन, एंड इंडस्ट्रियल रेलेवेंस के बारे में देखा है। ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि अब हम लोगों ने स्फीयर के बारे में, स्पेरिसिटी के बारे में देख लिया, तो मेन डायमीटर क्या होते हैं, नंबर मीन क्या है, सरफेस मीन क्या है, वॉल्यूम मीन क्या है, और इनको यूज कब करना है, एंड वी आल्सो सॉल्व अ प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। जस्ट गो टू द नेक्स्ट वीडियो, वहाँ पे क्वेश्चन के कमेंट्स देके आंसर दें, और कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।